बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम ब्लॉक 2 की ऑस्पी का जो फार्माकोलॉजी का स्टेशन है वो करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान स्टेशन है। जो इसकी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी या वो बातें जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, आज हम वो करेंगे। और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि आप जस्ट इस वीडियो को देखें और उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों ने अपनी पूरी अटेंशन रखनी है सो दैट कि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। अच्छा, इसके साथ अपलोडेड है इसकी जो ई बुक है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हुआ है कि जो वेबसाइट है resources.dr awaishazal.com, इससे पहले HTTPS लगाते हैं जी। तो जो ये वाली वेबसाइट है इस पे अपलोडेड है सारा कंटेंट अबाउट यूर ऑस्पी, ऑल ऑफ द ई बुक्स रिगार्डिंग यूर ऑस्पी। तो आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं फार्माकोलॉजी के यूनिट की तरफ कि इस स्टेशन पे क्या क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, आप इस वेबसाइट से जो बुक डाउनलोड करेंगे, जो ई बुक फार्मा की डाउनलोड करेंगे, उसमें जब फार्माकोलॉजी का स्टेशन स्टार्ट होगा तो पहले दो डायाग्राम्स दी हुई हैं। एक डायाग्राम है रिगार्डिंग यूर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डायग्राम मैंने कैटजिंग से उठा के दी है। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में कोई लेबल करने के लिए डायग्राम आती है तो ऑब्वियसली फार्मा का स्टेशन है तो फार्मा की बुक से ही आएगी। अब फिजियो की बुक से तो देने से रहे, तो अगर फार्मा की बुक से आती है तो वही जो कैटजिंग की बुक है जो कि फार्माकोलॉजी में फ़ॉलो की जाती है पाकिस्तान में UHS के अंडर, तो वो मैंने वो पिक्चर शेयर कर दी है। प्लस एक पिक्चर मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ही शेयर की है, बट ये पिक्चर मिनी कैटजिंग से है कि इसमें बताया गया है कि एसिटाइल कोलिन कैसे बन रहा है और कैसे आगे जाके एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो मसले की बात नहीं है। आपने जब ये वीडियो देखना शुरू की है तो आई अज्यूम्ड कि आपको कुछ नहीं आता। ये वाली चीज़ें वीडियो के आखिर तक इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी। आपने बस खातिर जमा रखनी है और ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ये दो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती होती हैं जी। अच्छा, अब आते हैं डायग्राम की तरफ, मतलब फार्माकोलॉजी के स्टेशन की तरफ कि आपसे उन्होंने क्या चीज़ें वहाँ पे पूछनी है। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फिजियोलॉजी में आप सब ने पढ़ा होता है। एक न्यूरॉन ऊपर से आता है जी, ठीक है। ये जो ऊपर से आने वाला न्यूरॉन होता है इसको हम कहते हैं कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। एक ऊपर वाला न्यूरॉन नंबर 1 है जी। एक होता है जी इसके नीचे न्यूरॉन। ये जो नीचे वाला न्यूरॉन होता है इसने इधर से मैसेज सेंड होना होता है, इधर मैसेज रिसीव होना होता है। ठीक हो गया। मतलब ये यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, इन केमिकल्स ने आके इस जगह पे बाइंड करना है। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जैसे आपने ब्लॉक 1 के फार्मा के स्टेशन में पढ़ा था कि रिसेप्टर्स कुछ होते हैं। तो यहाँ पे वो रिसेप्टर लगे होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन से रिसेप्टर होते हैं। उन्हीं रिसेप्टर की टाइप्स जो आपने ब्लॉक 1 में पढ़ी हैं उन्हीं में से मैं एक टाइप बता दूंगा कि जो फ़लाँ रिसेप्टर की टाइप है वो यहाँ पे मौजूद होती है। तो जब ब्लॉक 2 के फार्मा के स्टेशन में आपसे पूछा जाएगा तो आपने बता देना है कि यहाँ पे कौन से रिसेप्टर की टाइप मौजूद है। गॉट इट जी। मतलब ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। इधर से मैसेज पैगाम आता है, इधर पैगाम रिसीव होता है। ये वाला जंक्शन जो दरमियान में बनता है इसको हम साइनेप्स कहते हैं। ये वो चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता हैं। अच्छा, अब इस रीजन को साइनेप्स कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रीजन है ये साइनेप्स से पहले वाला है तो इसको प्री साइनेप्टिक कह देंगे। ये वाला रीजन साइनेप्स के बाद वाला है तो इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक कह देंगे। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अच्छा जी, अगर अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा रिफ़ाइन कर दूँ तो इधर साथ में मैं बना देता हूँ कि ये ऊपर से जनाब एक टर्मिनल आ रहा है जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यही वाला न्यूरॉन यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो कैसा होता है, उसमें
इस तरह के कुछ सब न्यूरल क्लेफ्ट्स होते हैं। ये अगर आपको फार्माकोलॉजी याद है तो उसमें ही उन्होंने बताया हुआ है। मतलब ये जो ये वाला न्यूरॉन है, इसको यहाँ से मैंने जूम इन करके ये बना दिया है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, अब जब भी ऊपर से यहाँ से कोई चीज़ रिलीज़ होगी, कोई स्टिमुलेंट रिलीज़ होगा, कोई इस तरह का मैसेज कंटेनिंग वेजिकल रिलीज़ होगा जिसने यहाँ पे आके बताना है कि भाई मैं ऊपर से कोई मैसेज लेके आ रहा हूँ, तो वो रिसीव किस तरह होगा, वो किस जगह पे जाके लगेगा। ये जो मैंने आपको सब न्यूरल क्लेफ्ट्स बताए हैं ना, ये वाले, इन सब न्यूरल क्लेफ्ट्स में इन जगहों पे जनाब रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक हो गया, वही रिसेप्टर जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने ब्लॉक 1 में पढ़े हैं। अच्छा, अब वो बहुत सी टाइप्स के रिसेप्टर थे। अब अगर आपको याद हो तो वहाँ पे आपने एक निकोटिनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर पढ़े थे जिनकी टाइप्स थी NN और NM। अब इन टाइप्स में से जो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एक टाइप है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब उस टाइप का नाम क्या है, पहले तो सोचें कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब अगर याद नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो NM वाले रिसेप्टर्स हैं वो। अब आपको याद होगा कि ये कोलिनोसेप्टर्स की टाइप हैं। कोलिनोसेप्टर्स में NN और NM होते हैं, और जो NM वाले रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपको पता लग गया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसमें पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे NM वाले रिसेप्टर्स मौजूद हैं। यहाँ से ऊपर से रिलीज़ होगा एसिटाइल कोलिन जो नीचे आके स्टिमुलेट करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी मैं आपको इसका मैकेनिज़्म समझाता हूँ। क्या होता है कि जी यहाँ पे जब भी कोई इम्पल्स आता है ऊपर से, इम्पल्स का क्या मतलब है कि ऊपर से ब्रेन ने कहा कि कोई भी एक पैगाम है जो कि ऊपर से आ रहा है, उसको ये न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 में शिफ्ट करो, सो दैट कि ये पैगाम ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई भी न्यूरोनल इम्पल्स आती है तो यहाँ पे कुछ कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं। अब वो कैल्शियम गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ये चैनल्स हैं जो कैल्शियम को अंदर आने दे रहे हैं, इन चैनल्स को एक चीज़ ब्लॉक कर सकती है, और वो जो ब्लॉक कर सकती है उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। ये जो मैंने आपको ई बुक दी है उसमें ये डायग्राम बनी हुई है और उसमें मेंशन्ड है कि यहाँ पे बोटुलिनम होता है जो चीज़ों को आगे नहीं जाने देता, जो कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है, इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, अब जब कैल्शियम अंदर चली जाती है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आती हैं, आप वो देख लेंगे उस डायग्राम में कि कैसे पहले तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के वेजिकल ऑलरेडी बने हुए मौजूद होते हैं ना, कि एसिटाइल कोलिन ऊपर से एसिटाइल कोए और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाता है, उनको इस तरह के वेजिकल में पैक करता है। जब ऊपर से इम्पल्स आएगा कैल्शियम अंदर जाएगी, जब कैल्शियम अंदर जाएगी तो ये वो वी स्नेयर इस तरह की कुछ प्रोटीन्स होती हैं, स्नैप प्रोटीन्स, वैम्प प्रोटीन्स, अगर याद है वेल एंड गुड, नहीं याद तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ये इनफ है। कैल्शियम यहाँ से अंदर जाएगा, जाके एसिटाइल कोलिन को स्टिमुलेट करेगा। ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे जो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके पास आएगी, पास आके ये यहाँ पे लॉज करेगी डॉक करने के बाद, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन सारा यहाँ पे रिलीज़ कर देगी। अब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे मौजूद है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स कौन से मौजूद हैं जी, NM वाले रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जब ये आएगा तो ये क्या करेगा कि ये अब यहाँ पे डिफरेंट आयन चैनल्स को ओपन कर देगा। ये आयन चैनल्स जो सोडियम वगैरह है, इस तरह के जो आयन हैं उनको अपने अंदर आने देंगे, क्योंकि वो ऊपर से जब इम्पल्स आया है, निकोटिनिक रिसेप्टर को इम्पल्स रिसीव हुआ है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर ने क्या कहा कि जी आप ये सोडियम चैनल्स को ओपन कर दें, सो दैट के बाहर से सोडियम अंदर आ जाए।
सोडियम अंदर आ जाएगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगी और इस तरह एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपगेट करेगा। ये तो थी नॉर्मल चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे एक और होता है काम कि अगर एसिटाइल कोलिन यहाँ पे मौजूद रहे ज़्यादा टाइम के लिए तो क्या होगा कि निकोटिन के रिसेप्टर स्टिमुलेट रहेंगे ज़्यादा टाइम के लिए। जब वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टिमुलेट रहेंगे तो ये डीपोलराइजेशन कंटिन्यूसली होती रहेगी और आगे पैगामात जाते रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक इंजाइम दे दिया जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज क्या कहता है कि जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे मौजूद है उसको कन्वर्ट करता है एसिटाइल में और कोलिन में। मतलब एसिटाइल कोलिन को ये तोड़ देता है, डीग्रेड कर देता है। जब डीग्रेडेशन हो जाती है तो यहाँ पे जो एक्शन एसिटाइल कोलिन परफॉर्म कर रही होती है वो एक्शन परफॉर्म होना रुक जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है वो जस्ट मोमेंटरीली रहता है, चंद सेकंड्स के लिए रहता है। जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स तो एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज इसको ख़त्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है जी। अच्छा, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी तो अब आपको समझ लग गई कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब आ जाते हैं प्योर फार्माकोलॉजी की तरफ कि आपसे वहाँ पे क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो ये कि कौन सी ड्रग्स हैं जो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है इसको स्टिमुलेट करती। ठीक हो गया जी। अच्छा, नर्व और मसल का जंक्शन बन रहा है ये। अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, ऑब्वियसली आपने पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि ये जंक्शन दो न्यूरॉन के दरमियान भी हो सकता है, ये न्यूरॉन और मसल के दरमियान भी हो सकता है। दोनों चीज़ों में अगर न्यूरॉन से न्यूरॉन के दरमियान हो या न्यूरॉन या मसल के दरमियान हो, दोनों सेम है, आपने सेम ही इनको समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पहली चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जो ड्रग्स स्टिमुलेट करती हैं इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये ड्रग्स जो इसको स्टिमुलेट करेंगी वो ड्रग दो तरह की हैं। एक तो कोई भी ऐसी ड्रग जो हम बाहर से दें और उसका एक्शन एसिटाइल कोलिन जैसा हो और वो डायरेक्टली यहाँ पे आए और स्टिमुलेट करे आपके इन रिसेप्टर्स को। ठीक हो गया जी। अब हमने बाहर से कोई भी ऐसी ड्रग दी जो आई है और उसने NM जो यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स है उनको डायरेक्टली स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इससे क्या होगा, अब ये वाली ड्रग एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज तो पहले सिर्फ एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर रहा था ना। एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज ये जो बाहर से ड्रग आई है इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो यहाँ पे डीपोलराइजेशन है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। मतलब ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तो बार बार स्टिमुलेशन होती रहेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि ये जो पहली तरह की ड्रग्स हैं जिनका एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शन होता है वो ड्रग्स कैसे फंक्शन कर रही हैं। अच्छा, वहाँ पे आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है। अगर नाम पूछें तो आपने बता देना है, मैंने बुक में भी लिख दिया है, 3 तरह के ड्रग्स आपने। अच्छा, एक तो निकोटीन है जी, एक जो निकोटीन अमूमन डिफरेंट ये कॉफ़ी वगैरह में, चाय में थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है। तो ये निकोटीन जब हम बाहर से देते हैं डायरेक्टली निकोटीन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है। इसके अलावा मेथाकोलिन है, कार्बाकोल है, तो ये आपने वहाँ पे देख लेनी है, वट एवर दे आर। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरह की ड्रग्स पे जो कि स्टिमुलेट कर देती हैं इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। अच्छा, वो ड्रग्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी में आती हैं और आने के बाद वो एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज को ख़त्म कर देती हैं। इसका फंक्शन इम्पैक्ट हो जाता है, फंक्शन कम हो जाता है। जब इसका फंक्शन कम होगा तो जो एसिटाइल कोलिन ऊपर से नीचे आ रहा है ये एसिटाइल कोलिन कम कन्वर्ट होगा एसिटाइल और कोलिन में। मतलब एसिटाइल कोलिन जो यहाँ पे पहले चंद सेकंड्स के लिए रह रहा था, चंद मिली सेकंड्स के लिए, लेट्स सपोज 1 सेकंड के लिए रह रहा था, वो अब यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रह रहा है, 20 सेकंड के लिए रह रहा है। जब वो यहाँ पे ज़्यादा देर रहेगा तो ऑब्वियसली इसकी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिसेप्टर्स हैं इनकी स्टिमुलेशन को भी ज़्यादा करेगा। जब स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टिमुलेट होगा।
तो ये दूसरी तरह की ड्रग्स हैं जो कि स्टिमुलेट करती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, और इसकी एग्जांपल आपकी आती हैं जी, नियोस्टिग्मीन आती है, और उसके अलावा फाइजोस्टिग्मीन होती है, पाइरिडोस्टिग्मीन होती है। अच्छा, अब ये जो पाइरिडोस्टिग्मीन होती है ना, ये ड्रग भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक होप सो आपको समझ लग गई होगी चीज़ों की। अब आ जाते हैं ये पाइरिडोस्टिग्मीन वाली चीज़ों पे। जो पाइरिडोस्टिग्मीन है ना, ये एक ड्रग, एक डिज़ीज़ है मिस्थीनिया ग्रेविस। अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें काम आती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक तरह की ड्रग्स तो डिस्कस कर ली जो कि स्टिमुलेट करती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लेकिन हमने वो ड्रग्स तो अभी डिस्कस ही नहीं की जो कि ब्लॉक करती हैं। अच्छा, अब आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं। अच्छा, अगर हम, अब ये कॉमन सेंस की बातें हैं, अगर हम कोई बाहर से ऐसी ड्रग दे दें जो जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैच हो जाए और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को अटैच ना होने दे, मतलब ये एक रिसेप्टर था एसिटाइलकोलिन का, इस पे ऊपर से आके बाइंड कर गई है जनाब एक ड्रग। जब ये ड्रग बाइंड की है तो इसी जगह पे एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना था, लेकिन अब क्योंकि ये ड्रग बाइंड कर गई है उसकी जगह पे, तो एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं करेगा। जब वो बाइंड नहीं करेगा तो ये रिसेप्टर यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं होंगे। सो जो ये रिसेप्टर जब स्टिमुलेट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं, जो पहली तरह की ड्रग्स हैं, इनको हम कहते हैं कम्पिटेटिव ब्लॉकर्स। आपने कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स पढ़े हैं ना, तो ये भी यहाँ पे कम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह काम कर रहे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कम्पिटेटिव ब्लॉकर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी तरह की ड्रग्स हैं वो क्या कहती हैं जी, वो ये कहती हैं कि वो हमने बाहर से जब कोई भी ड्रग दी, अब ये एक रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन का, हमने बाहर से जब एक ड्रग दी तो वो ड्रग आके यहाँ पे अटैच हो गई। अब इसका भी एक्शन एसिटाइलकोलिन की तरह का ही था, इसने इसको स्टिमुलेट किया, लेकिन ये यहाँ पे अटैच, परमानेंटली अटैच होगी, यहाँ से डिटैच नहीं हुई। अब अगर आपको याद हो कि फिजियोलॉजी में जो आपने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ वो जो एक्शन पोटेंशियल है कि डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन के बाद अगर सिग्नल आपने दोबारा जनरेट करना है तो रीपोलराइजेशन का होना लाजमी है। अब वो जो आपने ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली चीज़ पढ़ी थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जब ये यहाँ पे अटैच हो गया है तो डीपोलराइजेशन तो हो गई है, अब रीपोलराइजेशन दोबारा तभी हो सकती है ना जब ये यहाँ से डिटैच हो, लेकिन ये डिटैच नहीं होता, ये यहाँ पे लगा रहता है। तो इस तरह के जो मतलब कंटिन्यूसली डीपोलराइज रखता है इस ये जो रिसेप्टर है उसको। तो इस तरह के जो ब्लॉकर्स होते हैं उनको हम कह देते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो हमने पहले ब्लॉकर डिस्कस किए थे कम्पिटेटिव वाले ब्लॉकर, ये नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर थे। ये डीपोलराइजेशन जिस तरह ये फंक्शन कर रहे हैं इस तरह फंक्शन नहीं कर रहे थे। तो आपने इस चीज़ को भी याद रखना है कि हम कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स को नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपको अगर यहाँ तक समझ लग गई है ना, तो आपके जो दो मेन चीज़ें थी फार्माकोलॉजी की वो क्लियर हो चुकी हैं। होप सो इंशाल्लाह आपको अब इसमें मसला नहीं होगा। आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं जस्ट आपने वो याद कर लेनी है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स पे कि जो मिस्थीनिया ग्रेविस है वो कैसे, उसमें चीज़ें कैसे होती हैं, याद रखने वाली चीज़ें की। अच्छा जी, मिस्थीनिया ग्रेविस ये है कि अब ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन था उसके ऊपर यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर मौजूद थे जिन्होंने रिसीव करना था ऊपर से एसिटाइलकोलिन को। अब क्या होता है मिस्थीनिया ग्रेविस में कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें गलती से बॉडी कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है जो जाती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। अच्छा, अब क्योंकि हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पढ़ रहे हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या काम होता है कि ऊपर से न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स आएगा, इम्पल्स आके इन
ये जो रिसेप्टर्स हैं इन पर लगेगा, एक्टिवेट करेगा मसल को, मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी। अब जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी हमारी बॉडी में एक, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने ऐसी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दी जिन्होंने इन निकोटिनिक रिसेप्टर को जो है ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एल्टर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा कि ये मसल स्टिमुलेट नहीं होगा। जब स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये जो इसका नॉर्मल फंक्शन है कंट्रैक्शन वाला वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह एक ये वीकनेस हो जाती है हमारे मसल्स की। इस डिज़ीज़ को कहते हैं जी हम मिस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? इसमें ट्रीटमेंट दो तरह की ट्रीटमेंट हम देते हैं जी। एक तो हम देते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कोई भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक कर। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक दवाइयाँ हम देते हैं जो एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज ब्लॉकर होती हैं, हम यहाँ पे वही दवाइयाँ दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज है ये हो जाता है आपका ब्लॉक। जब ये ब्लॉक होगा तो जो ऊपर से एसिटाइल कोलिन आ रही है वो ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे रहेगी। जब वो ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे रहेगी तो जो थोड़े बहुत बचे हैं रिसेप्टर, इस ऑटो इम्यून प्रोटीन जो बनी है जो डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे इन रिसेप्टर को, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो उनको जाके एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट कर देगा। जब उनको स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे जो मसल का फंक्शन है कुछ देर के लिए बेटर हो जाएगा। दूसरी मेडिकेशन जो हम देते हैं वो देते हैं जी इम्यूनो सप्रेसेंट। अब क्योंकि ये ऑटो इम्यून मसला है तो हम कोई कार्टिकोस्टीरॉइड्स देंगे, कोई एनएसएड्स देंगे जो क्या करेंगी, जो ये जो यहाँ पे मसला हो जाए उसको कम करेंगी। अच्छा, ये दोनों ड्रग्स मैंने उधर ई बुक में लिखी हुई हैं। अमूमन बच्चे इस ड्रग का तो बता देते हैं लेकिन इन ड्रग्स का नहीं बताते। तो आपने ये भी याद रखना है कि कोई इस तरह की भी ड्रग्स हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, अब एक क्योंकि आपकी जो ऑस्पी के उन्होंने वो टाइमलाइन दी है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मिस्थीनिया ग्रेविस आपने याद करनी है। तो यही वाली ड्रग्स एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, नॉन स्टीरॉयडल इम्यूनोसप्रेसेंट्स वहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। उनको आपने, मैंने एक टेबल बना दिया बड़ा प्यारा सा, आप जस्ट वो टेबल एक दफ़ा पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपको भूलेंगे नहीं। अब जो एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर है ये एक पाइरिडोस्टिग्मीन मैंने आपको बताया था कि मिस्थीनिया ग्रेविस में इसको हम यूज़ करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज को ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपके मिस्थीनिया ग्रेविस में, ये चीज़ आपके याद रखने वाली है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ होती है, एक और ड्रग है एड्रोफोनियम। अब ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा वरना जो कुछ लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एड्रोफोनियम को आपने खुद जाके नेट से ढूंढना है कि एड्रोफोनियम क्या है। ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ये डायग्नोस्टिक ड्रग है। मतलब जब हमने डायग्नोसिस करना होता है, एक बंदे में ये देखना होता है कि क्या इसमें मिस्थीनिया ग्रेविस डिजीज़ है या नहीं है, तो तब हम एड्रोफोनियम दे के चेक करते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम अगर ये मिस्थीनिया ग्रेविस हो तो जब हम एड्रोफोनियम देते हैं तो वो फंक्शन बेटर हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अगर कोई इस चीज़ को देखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है तो वो इसको नेट पे सर्च करके खुद पढ़ सकता है। अच्छा, अब जस्ट वो लोकल एनेस्थेटिक वाला एक छोटा सा पोर्शन रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी क्विकली, उसमें क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जो एनेस्थेटिक्स की टाइप होती हैं वो दो तरह के एनेस्थेटिक्स होते हैं। एक तो वो एनेस्थेटिक्स होते हैं जो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करके फंक्शन करते हैं कि अब जब एक चीज़ को हमने एनेस्थेटाइज करना है, सुन करना है, तो जो वहाँ का साइनैप्स है हम उसको ब्लॉक कर देंगे। जो एसिटाइल कोलिन की ट्रांसफ़र हो रही है वो होगी ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। जो सेंसेशंस हैं वो पहुँचेंगी नहीं ब्रेन तक, तो एनेस्थेटिक हमारा फंक्शन कर जाएगा, एनेस्थीसिया अचीव हो जाएगा। अच्छा, जो पहली तरह की का एनेस्थेटिक मैंने आपको बताया वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ब्लॉकेज हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि दो तरह से हो सकती है। एक कम्पिटिटिव ब्लॉकर या नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होते हैं और एक डीपोलराइजिंग ब्लॉकर होते हैं। अच्छा, एनेस्थेटिक में जो पहली टाइप है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, वो उनकी भी यही दो किस्में हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और अंडरस्टूड बात है कि कॉमन सेंस की बात है कि यही दोनों होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एनेस्थेटिक्स में आपने क्या करना है कि इनके नाम याद रखने हैं
कि जो ये आपकी डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर है वो है सक्सीनाइल कोलिन। ठीक है जी, सक्सी, या एक तो स्पेलिंग भी भूल गए हैं, ये देखिए क्या दौर आ गया है, सक्सीनाइल कोलिन। और जो आपकी कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं जो नॉन डिपोलराइजिंग होते हैं उनको हम कहते हैं एट्राक्यूरियम। अच्छा, एक तो आपने इनके नाम याद रखने, उधर मैंने बुक में लिखे हुए हैं सही स्पेलिंग्स के साथ। अच्छा, इस सक्सेनाइल कोलिन को हम सक्सामिथोनियम भी कहते हैं। अच्छा, इनमें और क्या याद रखने वाली चीज़ें, एक तो आपने वहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इनका जो मैकेनिज़्म है कि कैसे ये इनहिबिट कर रही हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वो एक दफ़ा पढ़ लेना है। इनकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट, कि इनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखने। सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इफ़ेक्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं आपके सक्सीनाइल कोलिन के। इसमें क्या क्या होता है जी, वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। सही है, ये आपकी फिजियोलॉजी में अगर आपने सही तरह पढ़ी हुई है फिजियोलॉजी तो वहाँ पे भी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डिस्कस हुआ है। हेलोथेन वहाँ पे बताया गया कि हेलोथेन से हम इसको जो एक ड्रग होती है एनेस्थीसिया वाली उससे ये हो जाता है। उस हेलोथेन ड्रग में ये सक्सीनाइल कोलिन मौजूद होता है। जैसे वो ड्रग का फार्मूला सेम और डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आती है ना, इसी तरह ये फार्मूला नेम सक्सीनाइल कोलिन है और ब्रांड नेम हेलोथेन है जो कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करती है। अच्छा, अब इसके एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आ गया। उसके अलावा जो बॉडी में पोटेशियम लेवल होता है उसको ये इंक्रीज़ कर देती है, जिसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। जब हाइपरकैलेमिया होता है तो हाइपरकैलेमिया की वजह से जो हार्ट के रिदम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें इसके उसमें। उसके अलावा ये ना मसल पेन काज करती है ऑपरेशन के बाद। हम ये इसीलिए दे रहे हैं ना कि हमने सुन कर के ऑपरेशन करना है, तो जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं तो ये जो सक्सीनाइल कोलिन है ये जब फंक्शन करके ब्लॉक करती है आपकी सेंसेशंस को, तो ये उसके साथ उसके अलावा क्या कहती है कि ये साथ में मसल्स को भी इफ़ेक्ट करती है और मायल्जिया मतलब मसल पेन कहवाती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव मायल्जिया, ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो दूसरी टाइप है एनेस्थेटिक्स की, वो है जी लोकल एनेस्थेटिक्स। अब लोकल एनेस्थेटिक्स का जो फंक्शन है, जो जिस तरह ये काम करते हैं, ये थोड़ा चेंज है इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स से। अच्छा, वहाँ पे ना मैंने वो सही तरह कह के लाइक डिस्क्रिमिनेट, यहाँ तो वो मिक्सअप हो गया ना, सारी खिचड़ी बन गई। यहाँ पे सब, वहाँ पे सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो लोकल एनेस्थेटिक हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक दोनों का ताल्लुक अमाइड ग्रुप से ही होता है, लेकिन उनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसमें फ़र्क होता है। वो भी आलमोस्ट सेम होता है, मतलब उन्होंने जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं ना, सोडियम चैनल्स हैं जो वोल्टेज गेटेड, उनको उन्होंने ब्लॉक करना होता है। अच्छा, उनको जो एक टाइप होती है वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है, जाके ज़्यादा अच्छी तरह ब्लॉक कर पाती है, एक कम लिपिड सॉल्युबल होती है। अच्छा, आपने सुना भी होगा लोकल एनेस्थेटिक्स में एक ड्रग होती है लिग्नोकेन। तो एक इसकी टाइप वो वाली ड्रग्स हैं और दूसरी है ब्यूपीवाकेन। अब ये इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वो जितना मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है ना बुक में वो पढ़ लें तो आई थिंक मोर देन इनफ है। ये जो ब्यूपीवाकेन है ये ज़्यादातर जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये अमूमन जो गायनी की पेशेंट्स होती हैं ना जिनकी डिलीवरी हो रही होती है उनमें हम वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं कि जो लेबर की पेन है वो ना हो। देखिए कितनी साइंस तरक्की करेगी, ये है कि जो लेबर की पेन्स हैं वो भी रोक सकते हैं और उसमें हम ये ब्यूपीवाकेन वगैरह यूज़ करते हैं जी। अच्छा, उसके अलावा इनके भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं जी, जो लिग्नोकेन है वो आपकी दो चीज़ें कहवाती है। एक तो ये CNS को इफ़ेक्ट करती है, एक आपके CVS को इफ़ेक्ट करती है। CNS को इफ़ेक्ट करेगी तो ये CNS टॉक्सिसिटी कर देगी। जब टॉक्सिसिटी होगी तो वो टिनाइटस, कानों में वो सीटियों का बजना, मेटालिक टेस्ट होना, सीजर्स वगैरह, बंदा कोमा में चला जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। और जो कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन ये काज करती है, मतलब जो CVS वाला पूरा सिस्टम है वो डिप्रेशन में आ जाता है, उसके पेपर सही नहीं हुए होते तो वो उसको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ब्लड पे जब उसको डिप्रेशन होगा तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा CVS का, तो इस तरह की चेंजेस शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो ये ब्यूपीवाकेन है ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कहवाती है, मतलब ये जाके ये पूरे CVS को इफ़ेक्ट करती है,
ये ओनली आपका जो हार्ट है उसको इफ़ेक्ट करती है। और CNS वाले भी थोड़े बहुत इसमें वो चीज़ें आती हैं, बट दे आर क्वाइट सिमिलर टू लिग्नोकेन्स CNS टॉक्सिसिटी। तो ये चीज़ें थी जो अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह आपकी फार्मा की ऑस भी अच्छी हो जाएगी।